मटेरियल है जो अति संभावित है बोर्ड परीक्षा में आने की। और इसमें पार्ट जो चुन रहा हूँ वह है ऑप्टिक्स, क्योंकि इससे बच्चे घबराते हैं। ये वाला पोर्शन थोड़ा बच्चों को कम समझ में आता है। यह है रे ऑप्टिक्स, पार्ट है रे ऑप्टिक्स, जिसको हम कहते हैं किरण प्रकाशिकी। इसी पार्ट्स के न्यूमेरिकल को हम टच करेंगे और कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इसमें पहला जो फार्मूला यूज हो रहा होगा वह है कि दर्पण की फोकस दूरी वह वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी एफ वक्रता त्रिज्या आर में क्या रिलेशन होता है। इन दोनों में संबंध तो ये होता है एफ व आर में संबंध, एफ व आर में रिलेशन होता है, संबंध होता है, जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं। और ये होता है एफ इक्वल आर बाई 2, यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, या कह सकते हैं R इक्वल 2F। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी की 2 गुनी है, तो का मल्टीप्लाई है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह याद रखनी है आपको, चिन्ह परिपाटी कौन सा दर्पण होगा, उसमें कौन सा चिन्ह परिपाटी होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण जानना। नहीं तो आप आंतरिक प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहला है अवतल दर्पण, जिसको हम कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। इसमें चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है? तो अवतल दर्पण बनता कैसे, पहले ये समझ लीजिए। ये अवतल दर्पण है, इसका जो बाह्य भाग होता है वह पेंटेड होता है और जो आंतरिक भाग होता है वह चमकीला होता है, वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये जो चमकीला भाग यहाँ से यहाँ तक चमकदार भाग है, इसका जो मध्य बिंदु है उसी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। क्योंकि यह वक्र टाइप का है, इसलिए ऐसे गोला रहा होगा, गोले का काटा गया भाग होगा ये किसी गोले का, तो इस गोले का जो सेंटर होगा वही कहलाएगा इस दर्पण का वक्रता केंद्र। अब आपको पता है केंद्र और परिध के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस C व P के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यह दूरी, यही दूरी है R। अब इस P और C का जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु को हम कहते हैं EF कहते हैं, कैपिटल EF। और दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, हम उसको दिखाते हैं हम स्मॉल f से। P व F के बीच की दूरी स्मॉल f यानी फोकस दूरी है। अब चिन्ह परिपाटी का नियम आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उससे भी देख सकते हैं। चिन्ह परिपाटी के नियम ये हो गया हमारा दर्पण, ये हमारा हो गया बिंदु P, बिंदु P सबको पता होगा, ये हो गया। यदि हम P के इधर जाएंगे तो जो भी दूरी होगी उसको प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, P के अपोजिट पीछे आएंगे दूरियों को ऋण से लेंगे साथ, ऊपर जाएंगे तो प्लस चिन्ह के साथ और नीचे आएंगे तो माइनस चिन्ह के साथ। इतना सा आपको याद रखना है। और हम चलना कहां से शुरू करेंगे, हम चलना शुरू करेंगे बिंदु P से। अगर P के इधर आएंगे तो प्लस में, पीछे आएंगे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस। इतनी सी बात याद रखनी है आपको। क्योंकि यह अवतल दर्पण है तो इसका जो AF है और जो R है दोनों इसी साइड में है, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अवतल दर्पण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अवतल दर्पण के लिए जो F है वह भी निगेटिव में होगा और जो R है वह भी निगेटिव में होगा, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी
और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, अब ऐसे ही होता है दूसरा दर्पण, जिसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से बनता है, उसका ये वाला भाग चमकीला होता है और ऊपर ये भाग पर पिंटे लेफ होता है, ये मध्य बिंदु होगा। ऐसे यहाँ एक कहीं सेंटर रहा होगा, ये हो गया आपका पी। तो जो लाइन जाएगी गुजरेगी इस बिंदु से, उसी को हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग मुख्य कहते हैं। तो चलिए परिपाटी के नियम से इसका यहाँ कहीं होगा, ये आर होगा यहाँ तक, और ये यहाँ तक समान यफ होगा, पी और यफ के बीच दूरी को समान यफ कहेंगे हम लोग। तो उत्तल दर्पण के लिए जो यफ है वह भी पॉजिटिव है, जो आर है वह भी पॉजिटिव है। चलिए परिपाटी के नियम से इधर दोनों हैं, तो इस दोनों को प्लस चिन्ह के साथ लेंगे, इधर प्लस होगा, ऊपर प्लस होगा, इधर माइनस होगा और नीचे माइनस होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण लाइन इसमें यह है कि जो भी दूरियां नापेंगे वह कहां से नापेंगे, बिंदु P से। और आंशिक प्रश्नों को हल करते उसमें जो ज्ञात होगा उसी को चिन्ह के साथ लेंगे, और जो अज्ञात होगा उसको चिन्ह के साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसको हल करने का उसका चिन्ह स्वयं से आता है। तो आप इतना देख लीजिए तब तक। हमारा क्वेश्चन है कि एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी और दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो क्या आप प्रश्न समझ पा रहे हैं? यह पूछा गया प्रश्न है, ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को समझना। लिखा है एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। यानी चिन्ह ऋण में दिया है, तो कौन सा दर्पण हो सकता है? पहले तो ये आपको समझना कि दर्पण कौन सा होगा। दूरी किसमें है? माइनस में है, तो यानी कि यह हो सकता है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा बच्चों? अवतल दर्पण। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा दर्पण होगा और कारण बताइएगा हमको। तो यह है अवतल दर्पण। यह इसका हो गया ध्रुव, यहां कहीं होगा इसका वक्रता केंद्र C, और बीच में होता है F, ये तो पता होगा आपको। ऐसे तो कह रहे हैं कि फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस बिंदु, ये हो गया वक्रता, यही जो बीच की दूरी है, यही दूरी हमको दिया है। यह दूरी कितनी दी गई है हमको? यह दूरी है 20 सेंटीमीटर। यही दूरी हमको यहां से यहां के बीच की दूरी हमको दिया है। चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं आपको दिखाने के लिए, चित्र थोड़ा बड़ा बनाते हैं आप। ये है P, ये होगा कहीं पे ऐसे C, और बीच मध्य में ऐसे होगा F। तो हमको ये डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक दिया है। हमसे पूछ रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु के बीच दूरी, हमसे दर्पण के ध्रुव और इसके बीच दूरी ये पूछ रहे हैं, और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र जो R है इसकी दूरी क्या होगी। दो चीजें हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले तो ये बच्चों जान लीजिए कि जो F और C के बीच की दूरी होगी वही दूरी P और F के बीच की होगी, क्योंकि यह जो F होता है, ये जो पॉइंट F होता है वो PC का मध्य बिंदु होता है, PC का आधा। यदि PC 10 सेंटीमीटर होगा तो PF कितना होगा? 5 होगा। तो अगर यह 20 है तो यह भी यहां तक कितना होगा? यह भी होगा 20 सेंटीमीटर। तो पहला हो गया कि दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की जो दूरी होगी वह होगा 20 सेंटीमीटर, और चिन्ह के साथ लिखेंगे इसको। किसमें है? ये माइनस में ऑलरेडी है, ये प्रश्न में भी माइनस में दिया है। यहाँ पे ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि जो दूरी है वह दर्पण के ध्रुव से किस साइड में है?
लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में है। दूसरा बात पूछ रहे हैं आपसे कि दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? हमसे R पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? R। तो फार्मूला होता है F इक्वल R/2। तो ये जो F की वैल्यू है ऑलरेडी है, हमको पता -20 है, ये होगा R/2। तो R कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? R इक्वल होगा -40 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस चिन्ह क्या बताता है कि जो दूरी है वह इस P के लेफ्ट साइड में ली गई है, तभी तो रीड में आएगा। तो ये था आपका सॉल्यूशन, इसको आप देख लीजिए। कहीं आपको डाउट होता है तो वहां कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ज्ञात कीजिए पहला फोकस दूरी और दूसरा वक्रता त्रिज्या। तो कहने कि एक अवतल दर्पण है, तो पहले समझिएगा कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका बाहरी या उठा हुआ भाग जो होता है वह पेंटेड होता है, जो आंतरिक भाग है वह चमकीला होता है। तो इसका मध्य बिंदु ये होगा, यह बिंदु है P, और ऐसे कहीं इसका सेंटर होगा, यह बिंदु है C। कह रहे हैं कि इस दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह 3 गुना बना बनता है। अब देखिए गुना क्या होता है? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि एक वस्तु है और उस वस्तु को रखा गया है। अच्छा, अवतल दर्पण के जैसे जैसे वस्तु निकट आता है, जैसे ये हो गया AB, एक वस्तु हो गया, जैसे इस वस्तु को हम दर्पण के निकट लाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी यदि प्रतिबिंब की हाइट 3 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट जो होगी वह 9 सेंटीमीटर। 3 गुना का मतलब ये हुआ हाइट उसकी क्या होगी? 3 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि हम कहीं यहाँ रखेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये F होगा, ये बीच में कहीं रखेंगे। तो ये जो दूरी हमको यहाँ से यहाँ तक दी गई है, यह दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो दूरियां नापते हुए हम लोग इस दिशा में आएंगे, इसलिए इस दूरी को कौन से चिन्ह के साथ लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। और जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम लिखते हैं हमेशा U में लिखते हैं। किसे दिखाते हैं? U से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये दिया है कि U इक्वल -10 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी के नियम से लेंगे, ये दूरियां ऋण में होंगी, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण हो चाहे लेंस उसके बाईं ओर ही होता है, लेफ्ट साइड में ही होता है। दूसरा कह रहा है, करें प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन रहा है। जब प्रतिबिंब 3 गुना हो, 5 गुना हो, 1/2 गुना हो, 3/4 गुना हो, कुछ में से गुना के रूप में दिया है, तो इसका मतलब यह है कि यह हमको आवर्धन दिया है। यह क्या दिया है हमको? यह हमको आवर्धन दिया गया है। अब यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे? अगर प्रश्न में यह कह दिया जाए कि वास्तविक उल्टा है या वास्तविक बड़ा है, वास्तविक साथ उल्टा ही होता है, तो यह ऋण में होगा। और यदि यह कहा जाए कि आभासी है तो आवर्धन को हम प्लस के साथ लेंगे, यह पॉजिटिव होगा और यह क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो प्रश्न में यह कहा गया कि 3 गुना है, यानी आवर्धन ऋण में वास्तविक है। अब फार्मूला होता है n इक्वल -v/u। तो n की वैल्यू -3 है, ये माइनस है ही, v है, u की वैल्यू -10 है, तो -3 क्या लिखा मैंने? ये माइनस क्या हो प्लस हो गया, -3 इक्वल v/10। 10 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो होगा -30। अब हमको पता है दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का जो सूत्र होता है वह होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इक्वल 1/v की वैल्यू -30 और प्लस 1/u की वैल्यू -10। ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब ये फ्रैक्शन है, सिंपल उसको हल करेंगे तो -10 होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, -30 होगा, अपान दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये तो सब जानते होंगे आप।
इसकी वैल्यू हल करने पर आया -7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। यह रिलेशन यह बता रहा है कि जो फोकस है उसका इस साइड में है, तभी तो रिलेशन में आया हुआ है। दूसरा सूत्र होता है R इक्वल टू एफ, क्योंकि हमसे वक्र त्रिज्या भी पूछा है। R इक्वल टू एफ की वैल्यू -7.5 है, मल्टीप्लाई करके -15 सेंटीमीटर आएगा, यानी यह भी इसी दिशा में होता है, यह भी निगेटिव होता है। ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष कांच तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यह भी पूछा गया प्रश्न है और यह 2012 में आया हुआ है, फिर ये 2019 में भी आया हुआ प्रश्न है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए पहले आपको ये प्रश्न बताते हैं क्या है ये अपवर्तनांक। क्या दिया हमको? अपवर्तन दिया है। तो आप लोगों ने स्नेल का दूसरा नियम पढ़ा होगा, n इक्वल टू साइन आई बाई साइन क्या होता है? r। n इक्वल साइन आई अपान साइन r। स्नेल का नियम ये पढ़ा हुआ है आपने। दूसरा, विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक क्या होता है? भिन्न भिन्न माध्यम है, जैसे वायु है, जल है और कांच है। तो ये जो अलग अलग माध्यम हैं, इन अलग अलग माध्यमों में अपवर्तनांक क्या होगा? पहला माध्यम, दूसरा माध्यम, तीसरा माध्यम, और ये नीचे पुनः क्या हो जाएगा? ये वायु यानी कि पहला माध्यम हो जाएगा। तो प्रकाश ऐसे अलग अलग माध्यमों में आए, जैसे वायु को ए से ए फॉर एयर, डब्लू को और जल को डब्लू से डब्लू फॉर वाटर, और कांच को जी से जी फॉर ग्लास से दिखा रहे हैं। तो विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक क्या सूत्र होता है? प्रकाश वायु से जा रहा है किसमें? जल में, यानी कि विरल से सघन में, अवलंब से थोड़ा सा झुकेगा है। फिर ये जल से जाएगा कांच में, तो जल और कांच में जो जल है वह विरल है और कांच सघन, थोड़ा सा फिर झुक जाएगा। ऐसा आपने पढ़ा हुआ होगा। विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक, और पुनः ये कांच से वायु यानी सघन से विरल, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ANW वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी ANW। दूसरा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी W/WENG। फिर इसके बाद पढ़ा होगा आपने कि कांच के सापेक्ष वायु का, यानी कि GENE बराबर 1। यह फार्मूला होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और तीनों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ऐसा पढ़ा हुआ होगा आपने। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया है, पहले तो हम यही लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता है कि हमको क्या दिया है। बच्चों, अगर आपने ये समझ लिया कि हमको प्रश्न में क्या दिया है और हमसे क्या पूछा गया है, तो आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आप जब तक यही नहीं समझ पाएंगे प्रश्न में क्या दिया है, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या दिया है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी हैव गिवन दैट, यानी कि दिया है, क्या दिया है? वायु के सापेक्ष कांच, यानी कि इसको नोटेशन के तौर पर लिखते हैं ANG बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये दिया है 3/2। दूसरा, तथा वायु के सापेक्ष जल का, वायु के सापेक्ष कांच ANG, वायु के सापेक्ष जल का, यानी कि ANW हमको दिया है, और ये दिया है 4/3। कहने कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए। जल यानी कि WENG
जी हमसे पूछा जा रहा है। अब अभी हमने बताया विभिन्न माध्यमों में जो अपवर्तनांक होता है उसका फार्मूला होता है ए एन डब्लू इंटू डब्लू एन जी इंटू जी एन ए बराबर 1। ये होता है फार्मूला ए एन डब्लू डब्लू एन जी और जी एन ए। ये हो गया फार्मूला। तो यहां से हमको क्या क्या दिया है ये हम यहां लिख लेते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि ए एन जी और ए एन डब्ल्यू हमको दिया गया है। चलिए तो ए एन डब्ल्यू हमको निकालना है डब्ल्यू एन जी। तो जिसको निकालना उसको यही रहने देते हैं, बाकी दूसरी को लेके जाते हैं दूसरी साइड में। ए एन डब्ल्यू और जी एन जाएगा ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए बराबर के जब दूसरी तरफ आएगा बटा हो जाएगा। ये यहां से लिखते हैं। हमको ए एन डब्ल्यू की वैल्यू तो पता है 4/3 होता है ए एन डब्ल्यू, लेकिन हमको यहाँ जी एन ए लिखा है, यहाँ पे ए एन जी दिया है। तो आपने एक पढ़ा होगा बच्चों प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट तो वह क्या है उसको बताते हैं, पहले लिख लेते हैं तब। डब्ल्यू एन जी इक्वल ये ए एन डब्ल्यू तो है ही 1 ए एन डब्ल्यू, लेकिन यहां पर लिखा है जी एन ए 1 जी एन ए 1 जी एन। अब हमने कहा प्रकाश की उत्क्रमणीयता का जो सिद्धांत है वह क्या बताता है, समझिए इस बात को। प्रकाश है, प्रकाश वायु से आ रहा है कांच में। प्रकाश वायु से कहां आ रहा है, कांच में। प्रकाश वायु से कांच में। यदि हम इसी प्रकाश को पुनः कांच से वायु में भेजें, कहां भेजें, प्रकाश वायु से कांच में आया और प्रकाश को पुनः कांच से वायु में भेजें तो जो दोनों का गुणनफल होगा वह 1 के बराबर होगा। यानी कि जो ए एन वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ए एन जी और प्रकाश पुनः जब जाएगा कांच से वायु में तो कांच के सापेक्ष होगा जी एन। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो ए एन जी है वह 1/जी.एन.ए के बराबर है, यानी कि 1/जी.एन.ए के स्थान पे हम ए एन जी लिख सकते हैं। 1/जी.एन.ए के स्थान पे हम ए एन जी लिख सकते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के नियम से। तो 1/जी.एन.ए रिप्लेस बाय ए एन जी। तो होगा डब्ल्यू एन जी इक्वल ए एन जी ऊपर रहेगा, ए एन डब्ल्यू नीचे। ए एन डब्ल्यू की वैल्यू हमको पता है 4/3 है, फिर पूरे का बटा सॉरी ए एन जी 3/2 है, 3/2 है। फिर ए बटा डब्ल्यू है, ए एन डब्ल्यू की वैल्यू 4/3 है। 3 जाएगा ऊपर, ये 3 त्रिक का 9 होगा, 4 दूनी 8 होगा। तो होगा डब्ल्यू एन जी 9/8। अगर यही हमसे पूछा ऐसे पूछ देता कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, ये तो है कि जल के सापेक्ष कांच का। अगर हमसे पूछ दे मान लीजिए पूछ दे कि कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक जल का जी एन डब्ल्यू, इसका उल्टा कर देंगे तब ये होगा 8/9। लेकिन हमसे पूछा था ये वाला कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसको आप देख सकते हैं। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी गया 2012 में है, 2017 में आया है, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, 2 ही बार है बल्कि, और इसके पहले भी कई बार आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जैसे आपको मालूम है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है,
3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कह रहे 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो जो साधारण कांच होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है, ये भी आप जानते रहिए। तो प्रकाश कहां से कहां जा रहा है, वायु से कांच में, प्रकाश वायु से कांच में, विरल से कहां जा रहा है, सघन में। पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, कांच। पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम क्या है, कांच। पहला विरल, दूसरा माध्यम क्या है, सघन। तो इस प्रकार के अपवर्तनांक को हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आपने पढ़ा होगा दो प्रकार का होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम वायु हो तो वायु प्रकाश की चाल, दूसरा माध्यम कुछ भी हो माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यह होता है n = c/v। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल अपवर्तनांक भी कहते हैं। और दूसरा बच्चों आपने पढ़ा होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो कह रहे हैं कि पहले माध्यम प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वही होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी 1:2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष में पहला माध्यम वायु होना चाहिए और सापेक्ष में ऐसा नहीं, पहला माध्यम कुछ और भी होगा, वायु नहीं होगा पहला माध्यम। और निरपेक्ष अपवर्तनांक को ही हम केवल अपवर्तनांक कहते हैं। हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कह दें या अपवर्तनांक कह दें, दोनों एक ही है। तो फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला आप जानते रहेंगे। तो प्रश्न में हमको क्या दिया है, प्रश्न में हमको क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, और क्या पूछा यही बताना है हमको। देखिए प्रश्न में दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल यानी कि c दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमको दिया है। दूसरा दिया है जो कांच है उस कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक 1.5 है, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि यह क्या है, अनुपात है। भी हमने लिखा हुआ था n = c/v। v चाल हो तो c ज्यादा हो v कम हो, इतना ही अंतर है। इससे ज्यादा v, लेकिन यह भी मीटर पर सेकंड, यह भी मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा, मात्रक कट जाएंगे। तो इनका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि अनुपात है चालों का। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं v, यानी कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगा तब चाल कितनी होगी। तो n = c/v है, जहां c वायु में चाल है और v माध्यम यानी कांच में चाल है v। तो n की वैल्यू 1.5 है, 3 × 10⁸ है, c की वैल्यू v पूछा है। मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये होगा 1.5 v = 3 × 10⁸, तो होगा v = 3 × 10⁸ अपान 1.5। अच्छा ये 3 लिखा है, इसको क्या 3.0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह पॉइंट से पॉइंट का होगा कट जाएगा, तो ये बचेगा इधर v = 30/15 × 10⁸। दशमलव तो एक अंक पे दशमलव यहाँ भी, एक अंक पे दशमलव यहाँ भी काट सकते हैं। तो 15 दूना 30 होगा v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ से एक बात और जानते रहेंगे आप, जैसे आपने कहा कांच में प्रकाश, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, वैसे ही कांच में जो प्रकाश की चाल है वह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वायु में, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अंतर तो एक ही का लग रहा होगा ना, लेकिन नहीं, यह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और यह 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो अंतर कितने का आया, 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड का अंतर आ रहा है। यानी जब प्रकाश वायु से कांच में आएगी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, विरल से सघन में अगर स्पीड क्या होगी, कम होगी। विरल में स्पीड या चाल ज्यादा होती है और सघन में चाल क्या होती है, प्रकाश की कम होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि यदि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक करड़ी में 2 है
तो कांच वायु युग्म के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा? कौन से कोण की बात कर रहे हैं? क्रांतिक कोण की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपने पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन व क्रांतिक कोण। यह माध्यम है सघन और यह माध्यम है विरल। जब प्रकाश सघन से आता है विरल में, अविलंब से दूर हटता जाता है। प्रकाश कहां से आएगा? सघन से विरल में, अविलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। यहां पर जो कोण बनेगा उस कोण को कहते हैं आपतन कोण आई। यहां कोण जो बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण आर। ये आपतन कोण का मान थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूं तो ये अपवर्तन कोण का मान थोड़ा सा क्या होगा? और भी बढ़ जाए, कोण ये और भी थोड़ा बड़ा बन गया। कह रहे हैं कि वह विशेष आपतन कोण, अब थोड़ा आपतन कोण को मैंने और क्या किया? बढ़ा दिया। तो यहां तक बढ़ाया हुआ था, अब इसको मैंने यहां तक बढ़ा दिया। तब ये जो किरण है ये ऐसे इसी पे लौट गई, यानी कि ये कोण यहां तक हो गए। अब ये जो कोण आर बना इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90 अंश हो गई। तो यहां पर जो आई होगा, यहां पर जो कोण आई होगा वह एक विशेष कोण होगा। उसी विशेष कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। कौन सा कोण कहते हैं? तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अपवर्तनांक n इक्वल साइन आई बटे साइन आर। n इक्वल प्रकाश कहां से कहां जा रहा है? सघन से विरल में। जैसे मैं करूं सघन हो गया कांच और विरल हो गया वायु ई, तो प्रकाश जा रहा है कांच से वायु में। तो कहेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA बराबर, यहां पर साइन आर की वैल्यू कितनी है? 90 है। जब आर 90 है, आर 90 है, तो यहां पर जो आई है वही है थीटा सी। वही विशेष आपतन कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है। तो ये होगा साइन थीटा सी या सी भी कह सकते हैं। तो ये होगा GNA बराबर साइन थीटा सी और 90 की वैल्यू होगी 1। उल्टा कर दें तो ये होगा 1 बटा GNA बराबर 1 बटा साइन थीटा सी। प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से पता है कि 1 बटा GNA जो होता है वह ANG होता है। ANG बराबर 1 बटा साइन थीटा सी। ANG मतलब वायु के सापेक्ष कांच का प्रकाश वायु से कहां जा रहा है? कांच में। ANG को हम केवल n भी लिख सकते हैं। ये होता है फार्मूला 1 बटे साइन थीटा सी। ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध भी होता है, आपने पढ़ा हुआ होगा इसको। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन तो प्रश्न में हमको क्या दिया है कि अपवर्तनांक दिया है, हमको दिया है कांच का वायु के सापेक्ष। हमको क्या दिया है कि कांच का वायु के सापेक्ष, यानी कि हमको दिया है ANG। या कर्डिम कितना दिया है हमको? प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना दिया है? हाँ ठीक है, कांच का वायु के। हमसे पूछा क्या है कि क्रांतिक कोण थीटा सी पूछा है। अभी हमने कहा सूत्र होता है ANG बराबर 1 अपान साइन थीटा सी। एक कर्डिम 2 है, ये होगा 1 अपान साइन थीटा सी। साइन थीटा सी को 2 उठा के लाएंगे तो 1 अपान साइन थीटा सी इक्वल 1 अपान रूट 2 होगा। अब मुझे बताइए कि साइन 1 अपान कर्डिम 2 साइन कितने अंश का मान होता है? तो आप जानते होंगे यह साइन होता है 40 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान। तो ये जो थीटा सी होगा ये कितना होगा? 45 डिग्री, यानी जो क्रांतिक कोण होगा वो होगा 45 अंश होगा। हमारा जो इस कड़ी में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न 2012 में, 2014 में और 2018 में पूछा जा चुका है।
प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है और प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। यह फार्मूला है। तो प्रिज्म आप जानते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म जो होता है उसमें 3 आयताकार फलक होते हैं और 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। प्रिज्म सामान्यतः कांच का बना होता है। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है आपको पता होना चाहिए। यह फार्मूला होता है n इक्वल साइन a प्लस डेलियम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। यह प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र है। और यदि प्रिज्म पतला है तब पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला होगा डेलियम इक्वल n माइनस 1 इंटू ए। ध्यान दीजिए यहाँ भी अल्पतम विचलन कोण डेलियम है, अपवर्तनांक n है, प्रिज्म कोण a है। इस फार्मूले में भी अपवर्तनांक n है, अल्पतम विचलन कोण डेलियम है और प्रिज्म कोण a ही है। a डेलियम n इसमें भी है, a डेलियम और n इसमें, तीनों में, दोनों में। इस फार्मूले भी वही है, इस फार्मूले भी वही है। लेकिन यह फार्मूला पतले प्रिज्म को लिए है और यह मोटे प्रिज्म के लिए। पतला मोटा प्रिज्म क्या होता है? यदि प्रिज्म कोण का मान 10 अंश से कम हो, जैसे इस कोण को हम कहते हैं प्रिज्म कोण, इस कोण को क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण। यदि प्रिज्म पतला होगा इसका मतलब ये हो प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होगा वह कोण कम होगा। जैसे यह ए है, यह बी है, सी। यह जो प्रिज्म ए बी सी है पतला प्रिज्म है। यहाँ प्रिज्म कोण ए की वैल्यू होगी 10 अंश से, कुछ किताबों में 15 भी दिया है, कुछ में 10। अगर इसका मान 10 से कम है तो उसको पतला प्रिज्म कहेंगे। तो फार्मूला तब ये लगाएंगे, नहीं तो हम सामान्यतः फार्मूला इसके लिए ये लगाएंगे, क्योंकि प्रिज्म कोण यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। बस दोनों में यही अंतर है। तो देखते हैं दिया क्या है। दिया है हमको कि विचलन कोण 23 डिग्री और प्रिज्म कोण 60 है। प्रिज्म कोण यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। तो वी हैव गिवन दैट, दिया है जो अल्पतम विचलन कोण है वह कितना है? 30 डिग्री और प्रिज्म कोण ए की वैल्यू है 60 डिग्री और निकालना है अपवर्तनांक ए। इन तीनों में जो संबंध होता है वह सूत्र है n इक्वल साइन ए प्लस डेलियम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हमको नहीं पता, ये तो निकालना है हमको। तो साइन ए 60 डिग्री है और ये 30 है बटा 2 है, तो पूरे का बटा है 60/2। यहाँ से n इक्वल 60 30 90 साइन 90/2 अपान साइन 60/2 साइन 60/2 n इक्वल 90/2 यानी साइन 45 अंश होगा, साइन 45 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री n। साइन 45 अंश का मान होता करड़ी में 1/√2 और साइन 30 अंश की वैल्यू है 1/2। सबसे ऊपर का मान जाएगा, सबसे नीचे जाएगा ऊपर और ये होगा, एक कौड़ा होगा यहाँ पे कड़ी में 2। n बराबर 2/2 हमको कड़ी नीचे से हटाने होगा। नीचे से कड़ी का हमको हटानी है तो कड़ी को ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे हम। एक ही संख्या का अंत हर में गुणा करने पर कोई परिवर्तनीय फर्क नहीं पड़ता। अपान कड़ी में 2 तो ये होगा 2 से 2 कट जाएगा तो n बराबर करड़ी में 2 आएगा। यही होगा अपवर्तन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है
कि एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश है। जब प्रकाश किरण 45 अंश पर आपतित होती है तो अल्पतम विचलन कोण व अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, अपवर्तक कोण अपवर्तन कोण दोनों में अंतर होता है। अपवर्तक कोण का मतलब होता है प्रिज्म कोण O और अपवर्तन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं। इसी की गणना हमको करनी है। तो ये हो गया एक प्रिज्म। इस प्रिज्म का यह कोण दिया हमको 60 अंश है, इसी को हम A कहते हैं। यह होता है B और यह होता है प्रिज्म का आधार C। प्रकाश ऐसे आपतित हो रही है। अभी इस पे आके पड़ेगी तो यहाँ पे हम लंब डालेंगे ऐसे। यही जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण जो है 45 अंश का है। प्रकाश ऐसे यहाँ से इस रास्ते से होते वैसे निकल जाएगी और फिर दूसरे पृष्ठ से क्या होगा, निर्गत हो जाएगी। इस किरण को ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इस किरण को ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों इस बिंदु पे काटेंगे। या मानते बिंदु डी है, तो यही जो कोण बनेगा यही कोण होता है डेलियम। इसी को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और बाकी ये अपवर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, तो ये बना हुआ कोण होगा अपवर्तन कोण और ऐसे होगा। इधर भी ऐसे बनता है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, डेल निकालना और आर की गणना करनी है। तो हमने पढ़ा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है En इक्वल साइन ए प्लस डेलियम बाई 2 और अपान साइन ए बाई 2। स्नेल का नियम जानते हैं, En इक्वल साइन आई अपान साइन आर। जरा 1 और 2 की तुलना कीजिए। जहां आई है वहां ये लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि आई इक्वल ए प्लस डेलियम बाई 2 और जहां आर लिखा है वहां पर ए बाई 2, यानी कि आर इक्वल ए बाई 2। मेरे पास एक नया फार्मूला रेडी हो गया। तो कभी कभी हमको ए देगा, डेलियम देगा, आई पूछ लेगा, या कभी हो सकता है इन तीन में से दो दे, एक पूछ ले, या कभी आर पूछ लेगा, ए दिया होगा, वही हम जानते रहेंगे। स्नेल के नियम ये दोनों वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा किसका फार्मूला, प्रिज्म का फार्मूला बन जाएगा, जिसको आपको अलग से याद भी नहीं करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। आगे है क्या दिया है, ए दिया है 60 डिग्री और आई दिया है 45 अंश। हमसे पूछा है डेलियम पूछा है पहला, और दूसरा पूछा है आर की वैल्यू। अभी मैंने आपको जस्ट बताया सूत्र कि आई इक्वल ए प्लस डेलियम बाई 2। तो आई है 45, ए की वैल्यू है 60, डेलियम नहीं पता है हमको, बटा 2, ये होगा 45 दूना 90, 60 प्लस डेलियम, ये होगा डेलियम इक्वल 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। जो अल्पतम विचलन कोण आएगा वह आएगा 30 अंश। दूसरा हमसे क्या पूछ रहे हैं, आर। तो ये सूत्र भी मैंने आपको जस्ट बताया, आर इक्वल ए बाई 2। आर इक्वल ए की वैल्यू कितनी है 60 है, तो ये होगा आर इक्वल 30 डिग्री, यानी कि जो अपवर्तन कोण है आर उसकी वैल्यू कितनी है 30 अंश है। तो ये था हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसी करीब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उसको देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उससे पहले बच्चों एक बात बताते हैं आपको हम। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं
जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। यानी कि आपका संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी बुलंद होगी। इस बात को जीवन में याद रखिएगा। आपने सुना होगा कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करना कभी बंद न करें। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि 2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 डिग्री है, तो उसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। तो और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन में। पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि क्या दिया है। ठीक है, आंकिक प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि प्रश्न में हमको क्या दिया है और प्रश्न में हमको क्या पूछा। अगर ये दो चीज़ हम जान गए कि क्या दिया है क्या पूछा है, तो ये समझिए कि हम 50% प्रश्न को सॉल्व कर लिए। तो दिया कि 2 अपवर्तनांक वाले, यानी कि इसमें दिया है कि जो अपवर्तनांक है वह 2 है। करें प्रिज्म कोण, यानी कि ए, प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण भी कहते हैं, यह 10 डिग्री है। कर उसका न्यूनतम विचलन कोण डेलियम निकालना है। ये हमको इतना दिया गया है। तो अब चूंकि यह प्रिज्म कोण 10 अंश है, तो यह पतला प्रिज्म है। तो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का जो सूत्र होता है यह होता है डेलियम इक्वल n-1 इंटू ए। तो अगर डेलियम इक्वल n की वैल्यू 2 है, -1 है और ये 10 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 डिग्री से ही होगा, तो आएगा 10 डिग्री। यानी कि जो अल्पतम विचलन कोण है उसका मान कितना है, 10 डिग्री है। अब इसको नोट कर लीजिए। बच्चों, हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी है। दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न आपको तब समझ में आएगा जब उत्तल दर्पण से इमेज का बनना आपको आएगा। चलिए दिखाते हैं फटाफट के अंदाज में कि उत्तल दर्पण से बनता कैसे प्रतिबिंब। ये है उत्तल दर्पण, इसका ये आंतरिक भाग पेंटेड होता है और जो ये वाला भाग होता है यह लेप किया गया होता है। यह इसका मध्य बिंदु है, यह ध्रुव कहलाएगा। यहाँ एफ होगा, यहाँ कहीं वक्ता केंद्र सी होगा, वस्तु यहाँ कहीं रखी होगी। ए बी क्या होगी, वस्तु होगी। तो पहला तो ये समझिए आप कि उत्तल दर्पण यानी उभरा हुआ जो उसका भाग होगा, उभरा हुआ भाग वह क्या होगा, चमकीला होगा, दबे हुए भाग पर पेंट किया गया होगा, लेप किया गया होगा। और वस्तु जो होता है हमेशा वह बाईं तरफ रखा जाता है, हमेशा, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, हमेशा वह बाईं तरफ ही रखा जाता है। तो ये जो दूरी होगी, यहाँ तक की दूरी यही होगी u, और इसको हम लेंगे ऋण चिन्ह के साथ। यानी अच्छा, इधर जो भी दूरियां होंगी, जैसे हमको दिया कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कहीं बन रहा होगा, या तो फोकस बन रहा होगा या तो इसके बीच में कहीं बन रहा होगा। तो कहीं भी बन रहा होगा तो ये जो दूरी लेंगे हम, ये v होगा और ये इस दिशा में दूरियां हम लेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के नियम से जो हमको पता है उसको लिख लेंगे। चिन्ह परिपाटी के नियम से फोकस दूरी, वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, यानी कि हमको एफ पता है कि 20 सेंटीमीटर है, और चिन्ह परिपाटी के नियम से एफ उधर होगा। पी और एफ के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गया। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ये भी प्लस के साथ होगा। पूछ रहे हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी यानी u बताना है। जो हमको नहीं ज्ञात है उस पर कोई भी चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। आंकिक प्रश्नों को हल करते समय जो भौतिक राशियाँ ज्ञात होती हैं उसी पर हम चिन्ह लगाते हैं, जो ज्ञात नहीं उस पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। क्या दिया है, क्या पूछा है। तो आपको पता है कि इन तीनों में क्या संबंध होता है। जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में हाजिरी लगाएं। ये होता है 1/f = 1/v और प्लस 1/u। क्या कोई मुझे लेंस का सूत्र बता सकता है, लेंस का?
लेंस का सूत्र, यू वी एफ में संबंध। अगर किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताएं लेंस का सूत्र दर्पण के सूत्र में क्या डिफरेंस है। तो ये है 1/f यानी 1/20 प्लस 1/v यानी 8 और प्लस 1/u। इसको इधर हल कर देंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे, 1/20 है माइनस 1/8 होगा, ये 1/u है, इसको उठा के इधर लाएं, इसको हल कर लेंगे हम। ये होगा -12/8, 20/8 कर लेंगे और 1/u, इसको हल करना है। 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8 और 4 तिहैया 12। तो ये होगा 1/u बराबर -3/20 दूनी 40, u बराबर होगा -40/3 और ये होगा सेंटीमीटर में। ऋण चिन्ह यह बता रहा है जो प्रतिबिंब जो वस्तु है वह उस दर्पण के बाईं ओर रखा गया है। तो आप इसको उतार सकते हैं, ये भी पूछा गया सवाल है ये भी। इस कड़ी में हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह प्रश्न है कि जल में स्थित एक गोताखोर को समुद्र तट पर स्थित मछुआरे की लंबाई 2 मीटर दिखाई देती है, मछुआरे की वास्तविक लंबाई बताओ। जबकि दिया है कि जल का जो अपवर्तनांक है वह 3/2, जल का जो अपवर्तनांक 3/2 है। तो पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। जैसे मेरे पास एक जल से भरा हुआ पात्र है, इस पात्र में जल भरा हुआ है। अब मैंने कॉइन एक सिक्का डाल दिया, मान लीजिए कि ये सिक्का आके इस तली में यहाँ बैठ गया, नीचे सिक्का भारी है। तो जब हम इसको देखेंगे साइड से, बगल से, तो यही सिक्का हमको ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा और उसका आकार छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि प्रकाश वायु से कहाँ चली गई, जल में चली गई। चलिए, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, पर लिखने दिया है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, यह 3/2 और दिया है मछुआरे की वास्तविक लंबाई बताओ, पूछा है, यानी कि आभासी लंबाई यह है 2.0 मीटर। हमसे पूछ रहे हैं वास्तविक लंबाई, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, वास्तविक लंबाई, आभासी लंबाई और अपवर्तनांक में एक रिलेशन संबंध होता है, उसको कहते हैं अपवर्तनांक बराबर, सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक लंबाई बटे वास्तविक लंबाई बटे आभासी लंबाई। अपवर्तनांक दिया है 3/2 है, वास्तविक लंबाई पूछा है हमसे, बटे आभासी लंबाई दिया है 2.0 मीटर। इसको हल करते हैं, इधर मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कट जाए, काट भी सकते हैं इसे सीधे, ये 2.0 है, 2.0 लिखिए चाहे 2 लिखिए, 2 लिखते होता है। तो वास्तविक लंबाई आएगी वो आएगी 3 मीटर। मछुआरे की जो वास्तविक लंबाई है वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।